इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ विकास श्रीवास्तव जब बेहोशी से होश में आए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पूरी ताकत से थपथपा रहा हो। गौरव, गौरव, अस लगातार थपथपाहट के साथ एक आवाज़ गूंज रही थी। विकास ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली, पर सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। जो शख्स उन्हें पुकार रहा था वो रुका नहीं, बस लगातार उन्हें हिलाए जा रहा था। फिर उसने विकास का कंधा पकड़ा और उन्हें जोर जोर से झिंझोड़ने लगा। गौरव, उठो, कैसे हो तुम? अस ताकत के झटके से विकास का सर घुमा और उन्हें एहसास हुआ कि वो औंधे मुंह जमीन पर गिरे हुए हैं। उनका चेहरा मिट्टी में धंसा था। एक सांस लेते ही उन्हें खून, मिट्टी और एक ऐसी अजीब सी बदबू आई जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे। खोम खोम खोम। उन्होंने रिफ्लेक्सिवली अपनी पीठ ऊपर उठाई और बुरी तरह खांसने लगे। खांसने के साथ साथ उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। कौन है जिसने इनको इस तरह लिटाया है? क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि बेहोश मरीज को कभी औंधे मुंह नहीं लिटाते? अगर उल्टी सांस की नाली में चली गई तो दम घुट सकता है। इनकी इमरजेंसी प्रोसीजर्स की रिहर्सल 10 बार करवानी पड़ेगी। नहीं, कम से कम 20 बार। विकास के अंदर का प्रोफेशनल डॉक्टर जाग उठा था और वो मन ही मन अन लापरवाह नर्सेज, इंटर्न्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्लास लगा रहे थे। इस गुस्से के बीच उन्हें इतनी तेज खांसी आई कि आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अपना सर उठाया, आसपास देखा और पूरी तरह दंग रह गए। ऑपरेशन थिएटर की लाइट कहाँ है? सर्जिकल टेबल कहाँ है? कहाँ है वो वाइट कोट पहने हुए डॉक्टर और नर्सेज जो हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते रहते हैं? और खुद हॉस्पिटल कहाँ है? वो सर्जिकल बिल्डिंग और मॉडर्न ऑपरेटिंग रूम गायब हो चुका था। उसके बदले वहाँ एक पुरानी झज्झार सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें पत्थरों की थी, छत घास फूस की और दरारों में मिट्टी भरी थी। दीवार के पास एक गोल मिट्टी का ढेर था जहाँ कुछ सूखी हुई घास उगी थी। ये आखिर क्या बाला है? मेन तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लोगों की जान बचा रहा था ना? विकास का सर चकराने लगा। शरीर में जान नहीं बची थी, वो बस गिरने ही वाले थे। उन्हें बस इतना याद था कि वो सुबह 9 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक बिना रुके काम कर रहे थे और अभी अभी एक बड़ी इमरजेंसी सर्जरी खत्म की थी। तिल्ली निकलना, लिवर के टाँके लगाना, आंतों की मरम्मत करना, सारा भरी काम खत्म करने के बाद जब खून बहना रुक गया तो उन्होंने असिस्टेंट को टाँके लगाने को कहा और उसके बाद सीधा अंधेरा छा गया। गौरव, अब तबीयत कुछ ठीक है? विकास ने झटके से अपना सर घुमाया। उनकी आंखें धीरे धीरे ढलने लगीं। जो शख्स उन्हें झिंझोड़ रहा है वो एक मजबूत कदकाठी का आदमी था जिसके बाल लाल थे, नाक थोड़ी बड़ी और आंखें गहरी थीं, बिल्कुल किसी विदेशी जैसा दिखने वाला। उसने एक फटा पुराना खड़ी का कुर्ती वेस्ट पहना हुआ था। उसकी बाजुओं की मांसपेशियां बाहर दिख रही थीं और उसके हाथ में एक धनुष था। वो कपड़ा, अगर उस कपड़ा कहा जा सके तो ऐसा लगता था जैसे एक चौकोर कपड़े को मोड़कर बगल के पास से सी दिया गया हो, जिसमें हर जगह से धागे निकल रहे थे और मिट्टी की वजह से उसका रंग पहचानना मुश्किल था। उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो कपड़ा बेहद झीना और खुरदुरा था, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली पट्टी से भी खराब क्वालिटी का। विकास ने नीचे अपने ऊपर नजर डाली। वही कपड़ा, वही कुर्ती, वही। यहाँ तक कि उनके जूते से दूसरे बंदे के मुकाबले पैर की उंगलियां कुछ ज्यादा ही बाहर झांक रही थीं। एक पाल के लिए विकास का सर घूम गया। उन्हें लगा वो वहीं बेहोश हो जाएंगे। मुझे यहाँ क्यों फेंक दिया गया? मैंने तो अभी जिन घायलों को बचाया था उन्हें होश आ गया था। मेरे बेहोश होने से पहले उनकी नब्ज स्टेबल थी, सर्जरी कामयाब रही थी। मुझे वापस भेजो, मुझे इस बड़ी इमरजेंसी रिलीफ टीम का हिस्सा बनना है। मगर अफसोस, किसी भगवान ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन हाँ, इमरजेंसी का नया मामला जरूर सामने आ गया। कुछ ही दूरी पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। बचाओ, कैप्टन, कैप्टन, हालत खराब है, आंते बाहर निकल आई हैं। विकास एक पाल में अपना सारा गुस्सा और शिकायतें भूल गए। हर इस बार की तरह जब वो किसी मरीज की चीख सुनते उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। मैं आ रहा हूँ। लेकिन कोई उनसे भी तेज दौड़ा, या यूं कहें कि वो पहले से ही पास था। विकास हाफते हुए बीच रास्ते में ही रुक गए। उन्होंने देखा कि एक शख्स यूएस घायल के पास घुटनों के बाल बैठा था और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर उसके जुड़े हुए हाथों से एक सफ़ेद रोशनी निकली जो सीधा उस घायल आदमी पर जाकर पड़ी। उस सफ़ेद रोशनी के अंदर वो गहरा जख्म साफ तौर पर भरने लगा। विकास ने तुरंत ब्रेक लगाई। ये मैंने अभी क्या देखा? क्या ये जख्म भरने का कोई फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चल रहा है? या जख्म पर हाई एनर्जी पार्टिकल रेज का असर हो रहा है? ऐसा कौन सा इलाज है जो रोशनी की एक किरण से तुरंत जख्म को भर दे? अच्छा, तो ये एक जादुई इलाज है। दो अलग अलग यादें एक साथ उनके दिमाग में टकराईं। एक याद विकास की अपनी थी जो उन्होंने कहानियों और फिल्मों में देख रखी थी, और दूसरी याद इस शरीर के असली मालिक की थी। फिर भी दोनों यादों का निष्कर्ष एक ही था। ये एक चमत्कारी हीलिंग स्पेल है जो देवीय शक्ति से जख्मों को ठीक करती है। इसका सबसे छोटा रूप भी छोटे मोटे जख्मों को तुरंत भर सकता है, और अगर ये सबसे उच्च स्तर पर हो तो मारे हुए को भी जिंदा कर सकता है।
तो क्या ये चमत्कार करने वाला कोई पुजारी या धर्मी पुरुष है? विकास ने जल्दी से एक नज़र डाली। अन सब में जमीन पर प्रार्थना करने वाले ने ही सबसे ढंग के कपड़े पहने हुए थे। एक हल्के भौर रंग का लंबा चोगा जो आगे से जमीन को छू रहा है और पीछे से टखनों तक था। उसके गले और आस्तीन पर साफ सुथरी सिलाई थी और बीच में एक ढल का निशान बना हुआ था। लगता है कोई ऊंचे पैड का स्पेलकास्टर है। विकास ने मन ही मन सोचा और अपना ध्यान मरीज पर लगाया। घायल व्यक्ति लगभग 35 to 40 साल का एक मजबूत आदमी था, जिसके बाल भौर, आंखें भूरी और चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी थी। उसके कपड़े बाकी सबसे बेहतर थे। उसने कम से कम एक लेदर का कवच पहना था, पर वो कवच भी उस बचा नहीं पाया। अस कवच के पेट वाले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जहां से तेजी से खून बह रहा था और आंतें बाहर निकल आई थीं। उसके मुकाबले हाथ पैर से बहने वाला खून इतना ज्यादा नहीं था। घायल आदमी एक पेट के ताना से टिकर बैठा था, आधा बेहोश था। एक नौजवान, जो देखने में बिल्कुल अस घायल जैसा ही लग रहा था, उसके पास घुटनों के बाल बैठा कांप रहा था और आस भरी नजरों से अस जख्म को देख रहा था। वो भयानक, उखड़ा हुआ और तड़पता हुआ जख्म, जो ऐसा लगता था जैसे किसी चीज ने फाड़ दिया हो, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, बैंड होने लगा और खून का बहना कम होने लगा। विकास की आंखों में चमक आ गई। इस दुनिया का चमत्कारी इलाज सच में गजब का था, जिसका असर तुरंत दिखता है। काश ऑपरेशन करते वक्त उनके पास भी ऐसी कोई शक्ति होती। अभी उन्होंने ये सोचा ही था कि वो सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। उसने जख्म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक किया था। पेट का वो जख्म अभी भी वैसा ही था और आंतें बाहर दिख रही थीं, जो अब बिल्कुल स्थिर थीं। विकास, पुजारी, घायल के पास बैठे अस नौजवान का चेहरा पाल भर में पीला पड़ गया। अन बाहर निकली आंतों को सहारा देते हुए उसने निराश होकर अस पुजारी को देखा। उसने देखा कि वो अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथों से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। वो अपनी चीख रोक नहीं पाया। करते रहिए, कृपया एक बार और कीजिए, कैप्टन का जख्म बहुत गहरा है। मैं नहीं कर सकता। वो पुजारी, जो मुश्किल से 15 या 16 साल का रहा होगा, उसका चेहरा लाल हो गया और वो रोने जैसा हो गया। जब अस पर चिल्लाया गया तो उसके चेहरे की झुर्रियां और फूल गईं। मैं अभी सिर्फ एक शिष्य हूँ, मैं इन्हें नहीं बचा सकता। अस नौजवान की नज़रों की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। उसने अपना सर झुका लिया, उसके हाथ कांप रहे थे और वो अस घायल आदमी की आंतों को अंदर धकेलने की कोशिश करने लगा। रुको, हाथ मत लगाओ, विकास चिल्लाए। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, उन्हें अजीब लगा। जो भाषा वो बोल रहे थे वो ना तो हिंदी थी, ना इंग्लिश, और ना ही कोई ऐसी भाषा जो उन्होंने कभी सीखी थी, मगर फिर भी वो इसे बोल पा रहे थे। यहाँ तक कि पहले जो चिल्ला पुकार हुई थी, वो भाषा भी उन्हें पूरी तरह समझ आई थी। ये क्या हो रहा है? विकास हैरान थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अस घायल पर पड़ी, उन्होंने अपनी सारी हैरानी को किनारे रख दिया। कोई बुरी तरह जख्मी था और ये एक इमरजेंसी डॉक्टर के लिए काम पर लगने का इशारा था। ए फ्लैट, चाहे आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए, सूरज फट जाए या कोई कहीं भी पहुंच जाए, उन्हें सबसे पहले इस मरीज की जान बचानी थी। उन्होंने दोबारा चिल्लाकर कहा, उसको अंदर मत धकेलो। क्या कोई साफ बर्तन है? नहीं है? तो जहां है वही थामे रखो, हिलना मत। गौरव, अस नौजवान ने नजरें उठाकर उन्हें देखा, पर विकास ने उस पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो बिना वक्त गवाए सीधा घायल आदमी के पास पहुंचे और तेजी से आसपास का जायजा लेने लगे। कोई टेबल नहीं थी, ना ही कोई स्ट्रेचर था। वहां एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो ऑपरेशन टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकें। यहां तक कि कोई थोड़ा ऊंचा चबूतरा तक नहीं था। मजबूरी में हर रास्ता सही होता है। विकास ने अपने दांत बीचे। एक सर्जन के लिए कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह संक्रमित या गंदा माना जाता है और जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन करना मेडिकल नियमों के सख्त खिलाफ था। पर इस बुरा हाल में साफ सफाई और नियम देखने का वक्त नहीं था। पहले मरीज की जान बचाओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। हालत को देखते ही विकास ने तुरंत आदेश देना शुरू किया। तुम यहाँ आओ, इसके हाथ पर यहाँ जोर से दबाओ, बिल्कुल मजबूती से दबाना, हाथ मत हटाना। हाँ, ऐसे ही। और यहाँ पैर पर, जहाँ मैं दबा रहा हूँ। बहुत अच्छे, इसे जकड़ कर रखो और ताकत लगाओ। तुम इस जगह को पकड़ो और तुम इसके कपड़े उतारो। मैं कपड़े नहीं निकल पा रहा हूँ, तो इन्हें फाड़ दो, काट डालो। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ डॉक्टर के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही दबदबा और हुक्म था, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। आसपास के 3-4 लोग उनके हर आदेश पर तुरंत अमल कर रहे थे और यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। खून रोकने के लिए जख्म को दबाना, कपड़े हटाना, पानी उबालना। हर कोई घबराहट में उस छोटे से कमरे के अंदर बाहर चक्कर काट रहा है। किसी के पास एक पाल की भी फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि उस नौजवान पुजारी को भी विकास के आदेश पर लगना पड़ा। वो मरीज के हाथ की मुख्य नस को बाएं हाथ से और पैर की नस को दाएं हाथ से दबा रहा था। इस अजीब तरीके से पकड़ने की वजह से वो जमीन पर घुटनों के बाल एक अजीब ही मुद्रा में बैठा था।
सबके मन में ये शंका जरूर थी कि क्या इस शख्स को सच में समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, पर इस मुश्किल घड़ी में जब कोई एक व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ आदेश दे रहा हो तो बाकी सब दिमाग लगाए बिना उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाढ़ में डूब रहा हो और तिनके का सहारा मिलते ही उस मजबूती से पकड़ ले। विकास की नज़रें लगातार मरीज पर टिकी थीं और वो लगातार निर्देश दे रहे थे। वो घुटनों के बाल बैठे और उन्होंने अपना दायां हाथ मरीज की गर्दन पर लगाया। उन्होंने अपनी सांस को काबू में किया और मरीज की नब्ज गिनने लगे। धड़कन अभी ठीक थी, सुसे कम थी, लेकिन ये तेजी से बढ़ रही थी, जो इस बात का साफ इशारा था कि अंदर काफी खून बह रहा है। गर्दन की नस की धड़कन कमजोर पड़ रही थी, चेहरा पीला था, पसीना आ रहा है और सांस छोटी और तेज चल रही थी। एक के बाद एक कई मेडिकल बातें उनके दिमाग में तेजी से घूमने लगीं और हर एक बात एक बड़ी समस्या थी। ब्लड प्रेशर कितना है? कुछ नहीं पता। यहाँ तो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन तक नहीं थी। ए फ्लैट सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था। शुक्र है कि इमरजेंसी मेडिसिन में सालों का अनुभव होने और एम्बुलेंस सर्विस के साथ हज़ारों बुरा हाल देखने की वजह से विकास का अंदाज़ा मरीज़ की गंभीरता को लेकर बिल्कुल सटीक बैठता था। इस मरीज़ की हालत देखकर साफ था कि ये एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से शॉक में जा रहा था। मरीज का लेदर का कवच जमीन पर बिखरा पड़ा था। कुर्ता फटने के बाद पेट पर एक भयानक जख्म साफ दिख रहा था। एक लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा गहरा जख्म था जो पेट के ऊपर दाएं तरफ से शुरू होकर नीचे बाएं तरफ तक तिरछा जा रहा था। खून उबाल मारकर बाहर निकल रहा था। विकास ने सिर्फ एक नज़र देखा और उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनका अपना ब्लड प्रेशर बढ़ गया। धत तेरे की, इतना ज्यादा खून बहने का मतलब है कि या तो कोई मुख्य नस फटी है या फिर लिवर, तिल्ली या किडनी पर गहरी चोट आई है। उन्होंने अपनी कमर के पास हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली में एक चमकता हुआ खंजर आ गया। बिना किसी झिझक के विकास ने अपना पूरा ध्यान मरीज के पेट पर लगाया और खंजर ऊपर उठाया। शुक्र है कि मरीज के पेट पर अब साफ दिख रहे थे, जिससे ये साफ था कि इसके अंदर की शरीर रचना बिल्कुल वैसी ही थी जिसे वो जानते थे। त्वचा के नीचे पेट की मांसपेशियां होती हैं जो एक परत में लिपटी होती हैं। अगर इस परत के साथ साथ चीरा लगाया जाए तो नुकसान सबसे कम होगा और नसें और खून की नालियां बच जाएंगी। भगवान करे इस जादू टोन वाली दुनिया में भी इंसान के अंदर की बनावट बिल्कुल वैसी ही हो जिसे मैं जानता हूँ। पूरे ध्यान के साथ विकास ने बिना किसी की मदद के मरीज के पेट के जख्म के पास एक नया चीरा लगाया जो सीधा पेट की दाएं मांसपेशी के बीच से गया। वक्त बहुत कम था। वहाँ कोई ऐसा असिस्टेंट नहीं था जो जख्म को फैलाकर पकड़े या साफ साफ रास्ता दिखाए। उन्होंने 10 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया और तुरंत ही गहरे लाल रंग का खून बाहर निकल आया। ये तुम क्या कर रहे हो? वो नौजवान पुजारी जो सामने घुटनों के बाल बैठा था और जिसे विकास ने खून रोकने के लिए दबाने को कहा था, लगभग चीख उठा। उसकी आवाज़ फट गई थी। वो सिर्फ चिल्लाया ही नहीं बल्कि आगे की तरफ झुका और अपने दोनों हाथ फैलाकर मरीज के पेट के ऊपर ढल बनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे का हर एक हिस्सा बता रहा था कि वो अपनी जान देने को तैयार है। अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। विकास, हद है। इसी वजह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर घरवालों को आने नहीं दिया जाता। डॉक्टर को मरीज पर छुरी काटा चलते देखकर कोई भी रोकने के लिए अंदर भाग आएगा ना? विकास ने मन ही मन सोचा। उन्होंने दाएं हाथ में खंजर पकड़ा और बाएं हाथ से उस नौजवान पुजारी के कंधे को जोर से धकेला, जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्यों? किसने कहा हाथ हटाने को? इसे मजबूती से दबाकर रखो। अगर नहीं दबाया तो इसका सारा खून बह जाएगा और ये मर जाएगा। हटो। लेकिन तुम, मैं इसकी जान बचा रहा हूँ। इसके अंदर खून बह रहा है, मुझे उस रोकना ही होगा। सामने से हटो। ओ, वो नौजवान पुजारी शर्मिंदा होकर पीछे हटा और दोबारा उसी अजीब मुद्रा में बैठ गया, पर उसकी नज़रें लगातार मरीज के पेट पर हाई टिकी थीं। विकास ने एक नज़र देखा कि उसकी पोजीशन अब भी थोड़ी ठीक थी। फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान दोबारा घायल के पेट पर लगाया। उन्होंने खंजर को थोड़ा घुमाया, पेट की मांसपेशियों को धीरे से एक तरफ किया और अंदर देखने लगे। ये क्या है? सामने बैठे उस नौजवान पुजारी ने पूछो। विकास ने अपना सर उठाए बिना पेट की दीवार को अलग करना जारी रखा। लिवर? ओ, तो यह लिवर है। वो नौजवान पुजारी धीरे से बड़बड़ाया और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा। विकास का अब्यूज डांटने का बिल्कुल मन नहीं था। साफ सफाई का माहौल पहले ही खराब हो चुका था। जब तक वो जख्म के अंदर अपनी लार नहीं टपकता तब तक वो जो चाहे कर सकता था। इस वक्त सबसे जरूरी मरीज का लिवर था। विकास को तुरंत ही लिवर दिख गया। शुक्र है कि उस अंग की जगह बिल्कुल नहीं बदली थी और अंदर की बनावट बिल्कुल पहले जैसी ही थी। इस जादू वाली दुनिया में भी इंसान का शरीर अजीब तरह से नहीं बदला था और न ही जादू करने के लिए कोई अलग अंग था। लिवर का बायां हिस्सा, दायां हिस्सा। आह, कितना सारा खून है। चुप रहो। विकास ने तेवरी चढ़ाई। लिवर के उस लाल रंग के दाएं हिस्से के बिल्कुल बीच में एक दरार थी जो नीचे की तरफ जा रही थी और वहां से तेजी से चमकीला लाल खून बाहर निकल रहा था।
उनका पहला अंदाजा बिल्कुल सही था, पेट के अंदर काफी ज्यादा खून बह रहा था और वो लिवर से हाई निकल रहा था। लिवर के अंदर का जख्म काफी गहरा था। वो सटीक अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पर यह कम से कम 1 सेंटीमीटर से कम नहीं लग रहा था और साथ ही खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये निश्चित रूप से एक तीसरे स्टार ग्रेड 3 की चोट थी, सबसे बुरी तो नहीं, पर इन्हें बचा लो। वो नौजवान पुजारी अब पूरी तरह घबरा चुका था, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इन्हें बचा लो। जरूर, मुझे इसे बचाना ही है, पर दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में इस चोट का इलाज आसान होता, पर इस सुनसान अनजान जगह पर साधनों की भरी कमी है। विकास का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीना फड़कर बाहर निकल आएगा। वो आगे की तरफ झुके, बाएं हाथ से पेट की दीवार को पकड़ा और दायां हाथ सीधा मरीज के पेट के अंदर डाल दिया। लिवर को थोड़ा ऊपर उठाया, पेट को संभाला, आंतों को एक तरफ किया। तुम ये क्या कर रहे हो? कांपते हुए नौजवान पुजारी ने पूछा। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बस बेहोश होने ही वाला है, पर फिर भी वो लगातार देख रहा कि उसके इस हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। इसलिए विकास ने बिना हिचकिचाए उस थोड़ा समझाते हुए कहा, बाकी अंगों को देख रहा हूं कि कहीं और से तो खून नहीं बह रहा। हम गॉल ब्लैडर ठीक है, तिल्ली ठीक है, किडनी वो थोड़ी पीछे होती हैं, वहां चोट लगने का मौका कम है, पर मुझे फिर भी देखना होगा। हम बाकी कहीं से खून नहीं निकल रहा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद ही तो असली चुनौती थी। विकास को डॉक्टर बने 10 साल से ज्यादा हो गए थे और उन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार बेहद मजबूरी में ऐसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। उनके पूरे बड़े हॉस्पिटल में भी ऐसे डॉक्टरों को उंगलियों पर गिना जा सकता था जिनमें इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत हो। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कोई भी हो, कृपया इस मरीज के अंदर की बनावट को वैसा ही रखना जैसा मैं जानता हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही ध्यान से लिवर की मुख्य खून की नालियों और नसों को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। वाह, खून बहना बंद हो गया। ये धीमे हो रहा है, फ्लैट खून नहीं निकल रहा। वो नौजवान पुजारी खुशी से झूम उठा। मरीज के अंदर से उबाल मार रहा खून पाल भर में कम हो गया। पहले वो धारा से धीमी धार में बदला और फिर सिर्फ हल्का सा रिसना बाकी रह गया। खून का रुकना साफ तौर पर आंखों के सामने दिख रहा था। जैसे हाई वो नौजवान पुजारी खुशी से झूम उठा। विकास के आसपास खड़े बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। मरीज की आंटन के पास घुटनों के बाल बैठा गौरव तुरंत आगे झुका। अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते वक्त वो धीरे से बैठ बाधाया, भगवान शिव की जय, भगवान शिव की जय। दूसरी तरफ से असलाल बाल वाले तीरंदाज ने भी गर्दन हिलाई, जो मरीज के हाथ को दबाए हुए था। फिर आगे झुकते हुए उसने पूरे दिल से तारीफ की, गौरव, तुम सच में कमाल हो। लेकिन विकास के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। उनका पूरा ध्यान उनकी उंगलियों के इशारे पर टिका था। लिवर की मुख्य नस बेहद नाजुक थी। अगर उन्होंने थोड़ा हल्का पकड़ा तो खून बहना बंद नहीं होगा, और अगर थोड़ा भी ज्यादा जोर लगाया तो नस फट जाएगी, जिससे इतना खून बहेगा कि जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस काम में जो सटीकता चाहिए थी वो सिर्फ एक सर्जन के तजुर्बे और अंदाजे से ही आ सकती थी। और अगर उन्होंने किसी तरह खून को थोड़ी देर के लिए रोक भी दिया तो यह तो इस लंबे सफर का सिर्फ पहला कदम था। पीछे से तेजी से आते कदमों की आवाज आई। एक जवान जिसे विकास ने पानी लेने भेजा था वो भागते हुए आया और मुंह में बड़बड़ाया, भगवान शिव की जय। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछो, गौरव, क्या इतना काफी होगा? काफी? बिल्कुल भी नहीं, विकास ने तेवरी चढ़ाई। नॉर्मल हालत में लिवर के अंदर खून के बहाव को 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जा सकता, नहीं तो लिवर पूरी तरह खराब हो जाएगा। इसका मतलब था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए उनके पास सिर्फ 30 मिनट का वक्त था। पर यहाँ उनके पास कुछ भी नहीं था। ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा थी, ना जख्म को भरने के लिए कोई मेडिकल पट्टी, जेलेटिन स्पंज या खून रोकने वाला पाउडर, और ना हाई टाँके लगाने का सामान। यहाँ तक कि उनके पास एक मेडिकल चिमटी तक नहीं थी। एक बड़ा डर और घबराहट उनके अंदर दौड़ गई। यह इस शरीर के असली मालिक की यादें थीं जो अनपढ़ हावी हो रही थीं। उन्होंने अपना सर उठाया और सामने बैठे उस नौजवान पुजारी को गुस्से से देखा। उनकी आंखें इस वक्त लाल हो चुकी थीं। तुम, उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे एक हीलिंग स्पेल दो, इसका असर सीधा इस लिवर पर करो, अभी। वो पुजारी उनकी इस चिल्लाहट से कांप उठा। उसका लाल चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे की झुर्रियां साफ दिखने लगीं और वो बेहद मासूम दिखा। रोने जैसी आवाज में उसने विकास को जवाब दिया, माँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी सारी चमत्कारी शक्ति खत्म हो चुकी है। तो फिर तुम्हारे पास क्या बचा है? सिर्फ छोटे मोटे जख्मों के लिए एक दवा की शीशी। ये क्या बवासीर है? छोटे मोटे जख्मों की दवा? इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। विकास का मन किया कि वो यूज पूरी तरह दांत दें। अगर उनके हॉस्पिटल का डायरेक्टर या ऑपरेशन थिएटर की चीफ नर्स भी होती तो वो उन्हें भी वहीं दांत लगा देते। इस लिवर को ढंग से सिलना जरूर है भाई। क्या ये दवा किसी मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड है? क्या इसकी कोई अप्रूवल है या ये एक्सपायर हो चुकी है?
उन्हें मेडिकल के औजार चाहिए थे, टाँके लगाने का धागा चाहिए था, बेहोश करने के लिए लिडोकेन चाहिए थी, कम से कम साफ सफाई के लिए आयोडीन की एक बोतल ही दे देते। इस इमरजेंसी में, इस सुनसान अनजान जगह पर जहां साधनों की इतनी कमी थी, उन्होंने अपना हाथ तक नहीं धोया था और सीधा मरीज के पेट में डाल दिया था। और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? छोटे जख्मन की दवा। लेकिन तभी एक अजीब सी याद उनके दिमाग में आई। कुछ पुरानी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने गुम गईं। उनके हाथ में कांच की एक छोटी शीशी थी, जिसमें हल्के सुनहरे रंग का पानी था, जो जख्मन को तेजी से भर देता था। विकास ने एक गहरी सांस ली। दाएं हाथ से लिवर को पकड़े हुए उन्होंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और मजबूती से बोले, मुझे डूबो। शायद उनकी आवाज के दबदबे की वजह से, या शायद बाकी लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं। चिराग था। पुजारी ने धीरे से मरीज का हाथ छोड़ा, जख्म को देखा, पाया कि खून बहना काफी हद तक रुक चुका है, और घबराते हुए अपनी जेब टेटन लगा। एक पल बाद, उसने दवा की वो छोटी शीशी आगे बढ़ा दी। वो शीशी मुश्किल से 1.5 इंच लंबी थी, एक अंगूर जितनी मोटी, और उसका कांच बिल्कुल साफ था। विकास ने मन ही मन सोचा, क्या इसे किसी और रंग की बोतल में नहीं होना चाहिए था? और उन्होंने डांड से उसका ढक्कन खोला और यूं सीधा असपटे हुए लिवर के ऊपर उड़ल दिया। फिर वो चमत्कारी असर एक बार फिर दिखा। वो फटा हुआ लिवर धीरे धीरे हिलने लगा। अंदर से नई मांसपेशियां उगी, दरारें गायब हो गईं और उसकी परत दोबारा बनने लगी। एक दो सांस लेने के वक्त में विकास के सामने एक पूरा और बिल्कुल साफ लिवर था, जिसमें एक भी दाग नहीं था। विकास ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की। उनकी अंगुलियों के नीचे नसें धीरे धीरे धड़क रही थीं और लिवर का रंग पील से बदलकर एक स्वस्थ लाल रंग में बदल रहा था। बहुत बढ़िया। खून की नसें बिल्कुल सही तरह जट गई थीं और खून का बहाव नॉर्मल हो गया था। ये लिवर अब जिंदा था। वाह! एक हल्की सी आवाज आई। इस सारी भाग दौड़ के बीच विकास ने नजरें उठाकर देखा। वो नौजवान पुजारी अपनी गर्दन आगे बढ़ाए, आंखें और मुंह पूरी तरह खोले, हैरानी से उनके हाथों में अस लिवर को देख रहा था। क्या सच में इस तरह किसी की जान बचाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, विकास ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। पुजारी के चेहरे पर आधी निराश और आधी हैरानी देखकर, उन्होंने बात को बढ़ाते हुए आराम से समझाया। मुझे पता है, इसे सीखने में 10 साल लगते हैं। 10 साल नहीं लगते। 5 से 7 साल की पढ़ाई, रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी, और साथ में कई तरह की इंटर्नशिप और मेडिकल एग्जाम्स। विकास शांत हो गए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान दोबारा मरीज पर लगाया। उसकी जान अब खतरे से बाहर थी। अब अगला काम आंटन को संभलना और बाकी के बाहरी जख्मन को ठीक करना था। उन्होंने हाथ में पकड़ी उस दवा की शीशी को देखा। वो लगभग पूरी खाली हो चुकी थी और उसमें सिर्फ कुछ बूंदें बची थीं, जो लगभग 1/4 हिस्सा था। वो सुनहरे रंग में चमक रही थीं, जैसे सांस ले रही हों। इसका असर सच में कमाल का था। पर इन थोड़ी सी बूंदों के भरोसे बाकी के जख्मन को ठीक करना, ये तो सिर्फ एक ख्वाब जैसा था। ए फ्लैट असली काम शुरू करते हैं और आंटन को संभालते हैं। विकास ने बहुत ही ध्यान से अपना दायां हाथ मरीज के लिवर से बाहर निकला। वो थोड़ा पीछे हट, आसपास का जायजा लिया और एक के बाद एक आदेश देने लगे। क्या यहाँ कोई साबुन है? क्या कहा? सिर्फ रीटा है? ठीक है, वही दो, मैं अपने हाथ धोऊंगा। क्या गर्म पानी तैयार है? सिर्फ इतना सा पानी, ये काफी नहीं है, जल्दी से और गर्म करो। और हाँ, सुई और धागे को उसी के अंदर डाल दो ताकि वो साफ हो जाएं। क्या कोई तेज शराब है? है। बहुत अच्छे, मुझे दो। वो लाल बाल वाला तीरंदाजा और वो पीले बाल वाला जवान जो पानी लेने में लगा था, उनके आदेश सुनते ही दौड़ पड़े। वो नौजवान पुजारी अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से देख रहा था और उसने पूछो, ए फ्लैट दोबारा हाथ क्यों धो रहे हो? क्योंकि अभी जो किया वो इमरजेंसी में खून रोकना था भाई। अगर थोड़ा भी धीरे करता तो ये आदमी मर जाता। जिंदगी और मौत के मामले में साफ सफाई देखने का वक्त नहीं होता। फिर भी अगर हॉस्पिटल होता तो वो कम से कम आयोडीन का इस्तेमाल जरूर करते। ए फ्लैट जबकि इमरजेंसी वाला खून बहना रुक गया था और आंतों को संभालने का वक्त आया था, तो विकास एक सर्जन होने के नाते साफ सफाई से समझौता नहीं कर सकते थे। उन्होंने असलाल बाल वाले तीरंदाजा द्वारा लाए गए लकड़ी के बाल्टी के पानी में रीठा डालकर अपने हाथ धोए और उन्होंने बाल्टी के आसपास जमे मेल को ना देखने की कोशिश की। यूं सिर्फ मेल कहना तो तारीफ जैसा था। बाल्टी ऊपर से नीचे तक पूरी काली पड़ चुकी थी। ये कहना मुश्किल था कि उस कब से नहीं धोया गया था, शायद जब से बनी थी तब से ही नहीं। ए फ्लैट ये पानी नल के पानी के मुकाबले कितना गंदा था और इसमें कितने कीटाणु। विकास इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेडिकल साइंस के नियमों का पालन करते हुए विकास ने रीटे और साफ पानी की मदद से अपने हाथों पर अच्छा सा झाग बनाया और उंगलियों के पूरों से लेकर कोहनी के ऊपर तक अपने हाथों को अच्छे से माला। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में वो तेज शराब ली और उस भी दोनों हाथों पर अच्छे से रगड़ने लगे। हाथ धोते वक्त उन्होंने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। ना यहाँ नल का बीटा हुआ पानी था, ना धन का एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, और ना हाई आयोडीन या क्लोहेक्सिडीन। 3 बार हाथ धोने की जगह सिर्फ 2 बार में ही काम चलाना बहुत बड़ा खतरा था।
अगर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ऑपरेशन थिएटर की नर्सेज उन्हें इस तरह देखती तो उनकी अच्छी क्लास लगा देती। उन्हें पक्का नहीं पता था कि ये शराब कितनी तेज है, पर उसकी बदबू से लग रहा था कि ये काफ़ी नहीं थी। साफ मेडिकल दस्ताने, ग्लव्स मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब मरीज को कोई इन्फेक्शन होगा या नहीं, ये तो सिर्फ किस्मत के भरोसे था। और हाँ, कोई एंटीबायोटिक दवा भी नहीं थी, ना कोई सल्फा, ना पेनिसिलिन और ना ही कोई सेफेलोस्पोरिन। इन नंगे हाथों से आंतों को छूना और पेट बैंड करने के बाद होने वाले इन्फेक्शन के बारे में सोचना ही विकास की रीढ़ में कपकपी पैदा कर रहा था। ये पूरी तरह एक गैम्बलिंग जैसा था, लेकिन अगर आंतें थोड़ी भी खराब रह जातीं तो ये एक बहुत बड़ी आफत होती। अगर आंतों के अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती तो पेट का भयानक इन्फेक्शन, सेप्सिस और कई तरह की ऐसी बीमारियां हो जातीं जिससे जान बचना मुश्किल था। मेडिकल की पढ़ाई में अगर पेट बैंड करने से पहले आंतों को ठीक ना किया जाए तो यूज एक बड़ा मेडिकल एक्सीडेंट माना जाता है, जिसके लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट की ठूं-ठूं हो जाती है। दो बुराइयों में से उन्होंने छोटी बुराई को चुना। विकास ने अपनी सांस रोकी और डुओडेनम के पास से एक इंच करके आंतों को टटोलना शुरू किया। खून से लथपथ आंतें उनकी उंगलियों के बीच से फिसल रही थीं और तभी पास से बुरी तरह उल्टी करने की आवाज़ गूंजी। अब वो लाल बाल वाला तीरंदाज़ ज़मीन पर घुटनों के बाल बैठा था और उसने लगभग अपना मुंह अपनी ही उल्टी में डुबा लिया था। वो नौजवान पुजारी पीले चेहरे के साथ पेट के अंदर ना देखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके होंठ भींचे हुए थे और गाल फूले थे। फिर पानी की बल्टी गिरने जैसी एक आवाज़ के साथ पानी लेने गया जवान भी उल्टियां करने लगा। जितना उल्टी करना है कर लो, आदत पड़ जाएगी, विकास ने मन ही मन सोचा। पर जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि मरीज को होश आ रहा है, उनके हाथ पैर फूल गए। इसे होश आ रहा है, इसे पकड़ो, जल्दी इसे मजबूती से पकड़ो। धत तेरे की, ऑपरेशन के बीच में ही होश आ जाना। नहीं, यहाँ तो बीच ऑपरेशन जैसा कुछ था ही नहीं। शुरू से लेकर अब तक बेहोशी की कोई दवा ही नहीं दी गई थी और अब मरीज पूरी तरह जाग रहा था। हिलना मत। कई जवान जिनके मुंह के कोनों पर अभी भी उल्टी लगी थी, मरीज को काबू करने के लिए लपके। घबराहट में घायल आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उसके शरीर से कम 500 मिलीलीटर खून बह चुका है, पर फिर भी वो लगातार झटके मार रहा था। 3 लोग मिलकर भी उस मुश्किल से रोक पा रहे थे। विकास ने बाएं हाथ में आंत का एक खाली हिस्सा और दाएं हाथ में इलियम का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वो ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। बेहोशी की दवा ना होना सच में भयानक था। काश कोई इस मरीज के सर पर मरकर उस बेहोश कर देता। ये तो बस एक मजाक था। अगर सर पर चोट लगने से दिमाग के अंदर खून जम जाता तो उन्हें उसका इलाज भी नहीं पता था। उस समझने और तसल्ली देने के बाद भी मरीज को शांत करना मुश्किल हो रहा था। विकास ने अपना पूरा ध्यान लगाया और एक इंच करके आंतों की जांच करने लगे। कुछ नहीं मिला, यहाँ सब ठीक था। जजूनम में कोई चोट नहीं थी, भगवान का शुक्र है। इसके बाद इलियम का हिस्सा आया, जहाँ से आंतें पहले बाहर निकल आई थीं, जो सबसे खतरनाक हिस्सा था। वहाँ एक 5 सेंटीमीटर लंबा गहरा जख्म था। अच्छा हुआ उन्होंने इसे देख लिया, अगर इस पर नजर न पड़ती और आंत वैसी ही अंदर चली जाती। विकास ने उसके बाद होने वाले अंजाम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। आंतों की गंदगी का रिसना, मवाद बनना, पेट का इन्फेक्शन, सेप्सिस और आखिर में मौत। सर्जरी में ऐसा ही होता है। अगर कोई चीज़ चूक जाए और उस पर टाँके ना लगे तो एक छोटी सी लापरवाही भी। हाँ, यहाँ आंत पर टाँके लगाने का कोई सामान नहीं था, पर शुक्र है उनके पास एक दूसरी चीज़ थी। ध्यान से विकास ने जख्मों को ठीक करने वाली उस दवा की शीशी को उल्टा किया और उस सीधा जख्म पर टपकाने लगे। 1 बूंद, 2 बूंद। पूरे ध्यान से देखने पर वो पतला जख्म साफ तौर पर भरने लगा, बिल्कुल किसी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की तरह। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और वो रुक गया। विकास ने शीशी का ढक्कन खोला और उस दोबारा हिलाया। 1 और बूंद टपकाए। भगवान के लिए, ईश्वर और इस दुनिया के अन सभी अनजान देवताओं के लिए जो ये चमत्कारी दवा बनाते हैं, इस जख्म को भर जाना चाहिए था। नहीं, दवा काफ़ी होनी चाहिए थी। 1 और सेंटीमीटर भरा, 1 और बूंद, जख्म पूरी तरह ठीक हो गया, बिल्कुल बेहतर। विकास ने राहत की सांस ली और जांच जारी रखी। शुक्र है कि इलियम का बाकी हिस्सा, सिकम और नीचे की बड़ी आंत बिल्कुल सही सलामत थीं। रही बात रेक्टम की, तो इतनी नीचे की जगह पर चोट लगने का मौका नहीं था, इसलिए उस छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। फ्लैट इसे साफ करना है और पेट बैंड करना है। ओह हाँ, यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस वाला मेडिकल सेलाइन सोल्यूशन नहीं था, उन्हें इसे खुद ही बनाना पड़ना था। क्या पानी उबल गया? अभी नहीं, देखो इसको, यहाँ हर काम कितना बड़ा इम्तिहान है। मजबूरी में उन्हें इस टूटे घर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्हें पानी उबलने का मौका मिल रहा है और थोड़ा नमक भी मिल गया है ना। विकास ने एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी और फिर तीसरी।
अपने दोनों हाथों को सीने के सामने एक अजीब तरह से सीधा रखते हुए वो बेसब्री से पतीले के पानी के उबलने का इंतजार करने लगे। फिर उन्होंने सामने खड़े लोगों को सेलाइन सॉल्यूशन तैयार करने का तरीका समझाना शुरू किया। उबल हुए पानी को ठंडे पानी में डालो, ज्यादा मत डालना, उस चख कर देखो, नहीं सीधा मुंह मत लगाओ, थोड़ा बाहर निकलो और जब वो तुम्हारे मुंह के तापमान जितना हो जाए, ना ज्यादा गर्म और ना ठंडा, तब बताओ। ठीक है, अब इसमें नमक डालो, ज्यादा नहीं, तुम्हारे अंगूठे के पहले पो जितना, यूज पीसो और अंदर डालकर अच्छे से हिला लो। एक बार फिर चखो, इसका स्वाद नमकीन होना चाहिए पर कड़वा नहीं। लाव, एक बार मुझे भी चखने दो। इसमें नमक क्यों डालना है? उल्टी करने के बाद अब थोड़ा संभाल चुका वो नौजवान पुजारी, जिसका लाल चेहरा अब थोड़ा फीका पड़ गया था पर उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, उसने पूछते देख विकास के मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया। सेलाइन सॉल्यूशन से जख्मों को धोने पर दर्द नहीं होता। कौन सा सॉल्यूशन? और इससे दर्द क्यों नहीं होता? विकास, गजब हो गया, मुंह से गलत शब्द निकल गया। इस दुनिया के लोगों को क्या पता कि सेलाइन सॉल्यूशन क्या होता है और इससे दर्द क्यों नहीं होता? क्या अब उन्हें यहाँ शरीर विज्ञान बायोलॉजी की क्लास शुरू करनी पड़ेगी कि सेल का प्रेशर क्या होता है और नसें कैसे काम करती हैं? सेलाइन सॉल्यूशन का मतलब है नमक का पानी जो बिल्कुल तुम्हारे खून जितना नमकीन हो। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारे ही जख्म पर बीता है तो क्या उससे ज्यादा दर्द होता है? लेकिन नमक तो बहुत महंगा है। सच में नमक महंगा है? विकास के माथे पर पसीना आ गया। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज सेलाइन सॉल्यूशन हाई होती थी। उस जख्म साफ करने, नालियों को धोने और पेट बैंड करने से पहले साफ करने के लिए धड़ल्ले से बहा दिया जाता था। कोई इस बारे में सोचता तक नहीं था और यहाँ ये कह रहे हैं कि नमक महंगा है। उन्होंने घूमकर यूएस बिखरी हुई पत्थर की दीवार, घास की छत और इस कमजोर झोपड़ी को देखा। हाँ, इस जगह के हिसाब से नमक सच में महंगा था। चाहे महंगा हो, हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। अगर साफ पानी का इस्तेमाल किया तो जख्म ठीक से नहीं भरेगा। अगर सादा पानी इस्तेमाल किया तो प्रेशर कम होने की वजह से सेल्स मर जाएंगे, जिससे शरीर के अंदर के एलिमेंट्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पर इन लोगों ने सेल्स और आइकन्स के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, है ना? वो नौजवान पुजारी कुछ सोचने लगा, तभी पास ही से एक जोर की खांसी की आवाज आई। गौरव, नमक का पानी तैयार है। नमक का पानी तैयार है। विकास ने घूमकर देखा तो उनके सामने एक खुरदुरा, मजबूत हाथ लकड़ी का कटोरा बढ़ा रहा था। उस जवान के हाथों पर पुराने गट्टे जेम्द और नाखूनों के कोनों में ऐसी गहरी काली मेल जमी थी जो जानबूझकर धोने पर भी साफ नहीं हो सकती थी। वो काला पीला अंगूठा अभी भी कटोरे के किनारे पर टिका था और नाखून पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। विकास ने सिर्फ एक नज़र देखा और उनका जी मचलाने लगा। पर इस टूटे फूटे घर में मेडिकल सेलाइन सॉल्यूशन रखने के लिए कोई और चीज़ मिलना मुमकिन ही नहीं था। ये GHAAS फूस की झोपड़ी, मिट्टी से साने हुए बल्टी जिनका असली रंग तक नहीं दिख रहा था, इस लकड़ी के कटोरे के अलावा यहाँ शायद ही कुछ और रहा हो। विकास ने उस नमकीन पानी की एक बूंद चखी, उसका स्वाद देखा और उनके अंदर दुख का एक दरिया बह निकला। होश उड़ाने वाली इस अनजान दुनिया में बिना बने बनाए मेडिकल सेलाइन के गुजारा करना सच में तरस खाने जैसा था। पहले पानी उबालो, फिर उस ठंडे उबल पानी में मिलाओ और मौके पर ही अंदाजे से नमक डालो। वही खड़े खड़े हिसाब लगाओ कि कितना नमक डालना सही रहेगा। उन्होंने पानी का गधापन थोड़ा ठीक किया, तापमान जांचा। उन्हें लगा कि नमक थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है पर तापमान लगभग ठीक था। ए फ्लैट तापमान 37 डिग्री से आधा डिग्री कम हो या नमक का बहाव 10% ऊपर नीचे। ए फ्लैट इस हाल में इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं की जा सकती थी। नमक डालो, थोड़ा और डालो, लगातार डालो। विकास ने बहुत ध्यान से 3 बार नमक डलवाया, तब जाकर वो सही सेलाइन सॉल्यूशन बांध पाया। फिर अनखुरदुरे हाथ वाले जवानों को इशारा करते हुए उन्होंने पानी की थैली के मुंह को तेज शराब से साफ किया, उस ऊपर उठाया और पानी अंदर उड़ेलने लगे। पेट के ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने एक एक करके पूरे हिस्से को अच्छे से साफ किया। पहली बार धोने के बाद आंतों को धीरे से संभालते हुए वो दोबारा चिल्लाए, इसे ऊपर उठाओ। एक जवान कंधे से पकड़ो, एक पैर से और एक पीठ से। असलाल बाल वाले तीरंदाजा ने घायल के कंधों को सहारा दिया। वो नौजवान जो घायल के पास घुटनों के बाल बैठा आंतों को थामे था, उसने मरीज के पैरों को उठाया। और वो नौजवान पुजारी जो एक अजीब तरह से बैठा, एक हाथ से हाथ की नस और दूसरे से पैर की नस दबाए था, उसने भी विकास के कहने पर हाथ हटा लिया था। सर्जरी, जांच, साफ सफाई, एक के बाद एक सारे काम चल रहे थे और तब तक घायल के बाएं हाथ और बाएं पैर का खून बहना लगभग रुक चुका था। असझुर्रियों वाले चेहरे वाले पुजारी का दबाने का काम अब खत्म हो चुका, इसलिए वो अब घायल की पीठ को सहारा दे रहा था। 1, 2, 3, उठाओ, मेरी तरफ झुकाओ। सार से पेट के अंदर भरा वो सारी सेलाइन सॉल्यूशन बाहर निकल गया जिससे सफाई की गई थी। विकास की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। ना कोई सक्शन मशीन थी, ना कोई ड्रेनेज ट्यूब, कुछ भी तो नहीं था।
क्या वो किसी नाली या घास के तिनके से मुंह से खींचकर बाहर थूकते? अन जवानों के पीले पीले बड़े दांत देखकर और इस डर से कि कहीं ढंग से खींच नहीं पाए और थूक दोबारा पेट के अंदर चली गई, विकास ने इस दिमाग को वहीं रोक दिया। मजबूरी में उन्होंने सबसे आसान और सबसे देसी तरीका अपनाया। पेट साफ करने के बाद मरीज को ऊपर उठाया और पानी बाहर निकल दिया। पानी लगभग पूरा निकल चुका था और विकास ने आखिरी बार बहुत ध्यान से सब कुछ देखा। शुक्र है कहीं से भी नया खून नहीं बह रहा था, या यूं कहें कि कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं थी। आखिरकार राहत की सांस लेते हुए वो थोड़ा सीधे खड़े हुए और एक तरफ हाथ बढ़ाया। टाँके। कोई जवाब नहीं आया। ना कोई चिमटी थी, ना सुई, और ना ही मुस्कुराती आंखों वाली कोई ऑपरेशन थिएटर की नर्स थी जो प्यार से औजार उनके हाथ में थमा देती। विकास, टीटीए फ्लैट तक तो उन्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी। ये कोई हॉस्पिटल नहीं था और ना ही कोई ऑपरेशन थिएटर। ना यहाँ कोई बड़ा असिस्टेंट था, ना छोटा असिस्टेंट, ना कोई नर्स थी जो आसपास घूम रही हो। वो चिल्लाकर टाँके मांग रहे थे, पर आसपास एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उनकी बात का मतलब समझ सके। मुझे सुई और धागा डू हैं। ओ। वो झुर्रियों वाला नौजवान पुजारी झटके से उठा और हड़बड़ाते हुए अपनी जेब टटोलने लगा। विकास की आंखें चमक उठीं। पहले उन्होंने सोचा था कि भले ही ये घास फूस का घर पुराना है, पर यहाँ कम से कम सुई धागा तो होगा ही। किसे पता था कि इस पुजारी के पास ही ये सब मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात थी, पुजारी के पद के हिसाब से उसके पास बेहतर चीजें होनी चाहिए थीं। पर रुको एक मिनट, ये क्या कचरा है? ये कपड़े सिलने वाली सुई है? नहीं, इसकी लंबाई और मोटाई देखकर लग रहा है कि ये रोड़ी या गद्दा सिलने वाला सुजा है। और ये मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई, कपड़े सिलते सिलते मुड़ी हुई। और ये धागा, वो कोई एंटीसेप्टिक या मेडिकल धागा नहीं मांग रहे थे, पर ये खड़ी का धागा जो इतना खुरदुरा और मोटा था, इसका क्या करें? छोड़ो, इस टूटे फूटे घर से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। विकास ने अपने दिल को समझाया और तेजी से सुई से पेट की दीवार पर टाँके लगाने लगे। जितना तेजी से हो सके उन्होंने हाथ चलाया, बिना किसी मेडिकल धागे के, बिना सिल्क के धागे के, सिर्फ यूएस खुरदुरे कपड़े सिलने वाले धागे से, और सुई भी कपड़े सिलने वाली, बिल्कुल सीधी। ना कोई मेडिकल चिमटी थी, ना मुड़ी हुई सुई। हाथ में कपड़े सिलने वाली सुई पकड़कर फ्लैश के अंदर घुसाना, इस दर्द और एहसास को सिर्फ वही समझ सकता है जो सिलाई करता हो। उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया, सांस रोकी और संयम के साथ एक एक परत करके सिलते गए। पेट की अंदर की त्वचा, ऊपर की चर्बी और बाहर की त्वचा। पूरे ध्यान से 3 परत के टाँके लगाने के बाद जैसे ही उन्होंने आखिरी गांठ बांधी, वो थककर पीछे गिर पड़े, पूरी तरह चूर हो चुके थे। इसकी पट्टी कर दो। कोई उनका पसीना पोंछने वाला तक नहीं था। बड़ा दुख था, ऑपरेशन के वक्त तो किसी ने पसीना नहीं पोंछा, पर चलो अच्छी बात यह थी कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद संभालने वाले लोग जरूर थे। जैसे ही विकास नीचे लेते, तुरंत 5-6 हाथ उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़े। वो जवान जो अभी तक बिना कुछ बोले यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, सब के सब उनके पास लपके और एक साथ बोलने लगे। छोटे गौरव, तुम तो सच में कमाल हो। छोटे गौरव, तुमने ये सब कब सीखा? छोटे गौरव, विकास, उनका थका हुआ दिमाग चकराने लगा और आखिरकार एक पुरानी याद उनके दिमाग में आकर फिट बैठ गई। हाँ, ये लोग उन्हें ही पुकार रहे थे। इस शरीर का नाम गौरव था, गौरव नॉर्माक, जो शहर की सुरक्षा टीम का एक नया भर्ती हुआ जवान था। आज वो सुरक्षा टीम के साथ शहर के बाहर घूम रहा था और पुजारी जॉन, वही झुर्रियों वाला, उसके घरवालों से मिलवाने वापस ले जा रहे थे। और ये घायल आदमी जिसका उन्होंने अभी इलाज किया, वो उनके टीम के कैप्टन करे चाचा द, जो हमेशा उनका ध्यान रखते थे। जब करे चाचा जख्मी हुए तो वो नौजवान जो घुटनों के बाल बैठा आंतों को संभाल रहा था, वो उनका भतीजा रमन था, जो भले वाला था। वो लाल बाल वाला तीरंदाज टॉम था, और वो ढल वाला जवान विक्रम, जिसे पहले पानी उबलने भेजा गया था। ये सब मिलकर उनकी पूरी सुरक्षा टीम थी। तो मैं इस अनजान दुनिया में पहुंच गया हूं। साफ है, इमरजेंसी रूम में पागलों की तरह ओवरटाइम काम करते करते आखिरकार मैं एक लाश बन गया। पहले इंटर्नशिप की मदी झेली, फिर रेजिडेंट डॉक्टर की नौकरी झेली। कभी नहीं सोचा था कि जब डेप्यूटी चीफ डॉक्टर बनूंगा, टैब इस तरह हार मान जाऊंगा। विकास ने मन ही मन अपना एक आंसू पोंछा। उन्होंने आसपास दूर तक फैले हुए हल्के पहाड़ों को देखा, वो हरियाली, वो पुरानी घास फूस की झोपड़ियां, और पास खड़े अपने अनसटीक विदेशी चेहरे वाले साथियों को देखा। आखिरकार उन्होंने अपनी नजरें नीचे किन और एक पाल के लिए खुद के लिए दुख जताया और धीरे से बड़बड़ाए, ए फ्लैट से मैं हाई गौरव हूँ। जैसे ही गौरव ने दोबारा नजरें उठाईं, उन्होंने देखा कि सारे जवान, और हाँ वो पुजारी भी, सब के सब उन्हें लगातार घूर रहे थे। साफ था कि हर कोई इस बात से हैरान और उत्सुक था कि आखिर इसने अचानक से इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कर दिया। गौरव, ए फ्लैट, मैं इसका क्या जवाब दूं?
क्या मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरे पास ये हुनर इसलिए है क्योंकि मैंने पिछली ज़िंदगी में 12 साल की स्कूल की पढ़ाई की, 7 साल मेडिकल की पढ़ाई की और सालों तक हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया है? अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो शायद ये लोग मुझे जिंदा जला देंगे। वहां पर एक पुजारी पहले से मौजूद था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो वापस जाकर मंदिर में सब बता सकता था। अब चाहकर भी इस बात को छुपाना मुश्किल था। गौरव जब धर्मी अदालत के बारे में सोच रहे थे और मौत की सजाओं का अंदाजा लगा रहे थे, तभी एक चिंताजनक सवाल ने उनके दिमाग को रोका और उन्हें इस आफत से बचा लिया। छोटे गौरव, कैप्टन चाचा, क्या वो जिंदा बचेंगे? क्या वो जिंदा बचेंगे? गौरव नॉर्डमार्क एक पल के लिए ठिठक गए। तभी इस शरीर की पुरानी यादों का एक सैलाब उनके दिमाग में तेजी से हो आया। उनका बचपन का रूप एक शख्स की लाश के सामने बैठा रो रहा था। करे चाचा ने उन्हें मजबूती से गले लगाया था और दिलदासा देते हुए कह रहे थे, छोटे गौरव, डर मत। ए फ्लैट से तुम्हारा ध्यान ये चाचा रखेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। उनके नए हाथों में लकड़ी की एक छोटी तलवार थी जिसे वो पूरी ताकत से चला रहे थे। सामने करे चाचा हाथ में तलवार लिए सख्त आवाज में कह रहे थे, तुम्हारा तरीका गलत है, दोबारा करो। वो ठंड में एक छोटी सी झोपड़ी में सिमटे बैठे थे और मुश्किल से चबाने वाली सूखी खड़ी रोटी खा रहे थे। करे चाचा ने दरवाजा खोला और उन्हें खींचते हुए बाहर ले गए। छोटे गौरव, चल मेरे घर चल, तेरी आइलीन चाची ने बढ़िया सब्जी बनाई है। ये वही करे चाचा जिन्होंने पिता की मौत के बाद उनका ध्यान रखा था। गौरव ने करे चाचा के पीले पद चुके चेहरे को देखा और उनके मुंह से एक पाल के लिए कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ सीने के सामने जोड़ लिए, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो या फिर कोई डॉक्टर ऑपरेशन से पहले अपने साफ हाथों को गंदा होने से बचाने के लिए रखता है। मुझे नहीं पता, उन्होंने धीरे से बड़बड़ाया, मैं पक्का नहीं कह सकता। ऑपरेशन तो पूरा हो चुका था। मरीज यानी करे चाचा थोड़ी देर के लिए मौत के मुंह से बाहर आ चुके थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा पूरी तरह टला गया था। आगे उनके सामने समस्याओं का एक पहाड़ था। जख्म को जल्दी जल्दी में खड़ी के धागे से सिला गया था। ना कोई एंटीबायोटिक दवा थी और ना ही खून चढ़ाने की सुविधा, और बिना हाथ ढंग से धोए ही उन्होंने मरीज के लिवर को छुआ था। अगर अस्टीक हुए लिवर को छोड़ दिया जाए तो विकास की नज़र में बाकी का पूरा ऑपरेशन तो बस एक बचकानी कोशिश जैसा था। उनके हॉस्पिटल में इस भयानक फटे हुए लिवर के अलावा बाकी का सारा काम तो कोई नया रेजिडेंट डॉक्टर भी आराम से कर लेता। ऑपरेशन के बाद का खतरा भी हॉस्पिटल में इतना ज्यादा नहीं होता। कुछ दिन हॉस्पिटल में देखरेख में रखना, इन्फेक्शन रोकने के लिए दवा देना, और इस सब के लिए किसी बड़े आईसीयू की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर यहाँ सिर्फ इन्फेक्शन और खून के बहाव की वजह से ही मरीज की जान आफत में थी। अगर वो इस मुश्किल से निकल भी जाते तो बाद में आंतों का आपस में चिपकना, पेट का जाम होना, जी मचलाना, उल्टी, हिचकियां, पेट फूलना, पेशाब रुकना जैसी कई तरह की समस्याओं का खतरा था। इनमें से अगर एक भी चीज़ किस्मत खराब होने पर हो जाती तो वो मरीज की जान ले सकती थी, और उनके पास इसका कोई रास्ता नहीं था। ना दवा थी, ना इन्फेक्शन निकलने वाली नाली, ना कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की सुविधा थी, ना कोई टेस्ट और ना ही कोई सटीक दवा। अगर करे चाचा को सच में कोई दिक्कत हो जाती तो एक डॉक्टर होने के नाते वो पूरी तरह बेबस थे। उन्हें इस तरह परेशान देखकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई। करे चाचा का भतीजा रमन सबसे ज्यादा घबरा गया। वो आगे बढ़ा और उसने विकास का कंधा पकड़ लिया। क्या तुम नहीं जानते, छोटे गौरव, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? ये गुजारिश और घबराहट भरा लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा विकास अक्सर हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में मरीजों के घरवालों के चेहरों पर देखते थे। गौरव ने धीरे धीरे अपना सर हिलाया। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं चाहता कि ये जल्दी ठीक हो जाएं। अभी उन्होंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि गौरव के जुड़े हुए हाथों से एक बिल्कुल साफ सफ़ेद रोशनी निकली और वो सीधा मरीज के पेट पर जाकर पड़ी। अस सफ़ेद रोशनी के चमत्कार से वो जख्म जिसे अभी अभी सिला गया था और जिसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगते, वो तेजी से बैंड होने लगा। वाह! सबके मुंह से एक साथ चीख निकली। झुर्रियों वाले पुजारी जॉन ने सबसे जोर से चिल्लाकर कहा, चमत्कारी इलाज, ये तो चमत्कारी शक्ति है। गौरव, क्या तुम चमत्कार कर सकते हो? गौरव, नहीं, थोड़ा रुको भाई, थोड़ा धीरे, मैंने अभी तक टाँके नहीं खोले हैं। उन्हें इस बात पर हैरान या खुश होने का वक्त ही नहीं मिला कि मरीज की जान बच गई है। उनका पूरा ध्यान यूएस चमत्कारी रोशनी के अंदर चला गया। दाएं हाथ में छोटा खंजर पकड़े हुए उन्होंने बाएं हाथ से बाहर निकले धागों को टटोलना शुरू किया। टाँके खोलो, जल्दी, भगवान का इशारा। कैप्टन करे की आंखें खुशी से चमक उठीं। पहले जो चमत्कारी रोशनी अनपढ़ पड़ी थी उसने उनके अंदर एक नई जान फूंक दी थी, और अब इस अच्छी खबर के झटके से खून बहने की वजह से उनका जो चेहरा पीला पड़ गया था उस पर भी हल्के लाल रंग की रौनक लौट आई। भगवान का इशारा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, छोटे गौरव। गौरव के दिल में एक गर्मी का एहसास हुआ।
वो समझ सकते थे कि करे चाचा इतने खुश क्यों द किसी धर्मी पद पर पहुंचना, चाहे वो सबसे छोटा ही क्यों ना हो, इस दुनिया में उनके पुराने रूप जैसे एक आम सुरक्षा जवान के लिए समाज में एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक आम इंसान से सीधा मध्यम वर्ग मिडिल क्लास में कदम रखना। इसका सबसे साफ अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? उनके इस खुरदुरे खड़ी के कब्दों को देखो और सामने बैठे यूएस झुर्रियों वाले पुजारी के साफ सुथरे कब्दों को देखो। और मंदिर की पढ़ाई किए बिना ही सीधा भगवान का इशारा मिल जाना। संत, चुनिंदा पुरुष, भगवान का खास बंदा, सीधा आसमान को छूने का रास्ता उनके सामने खुला था। किसी और की ऐसी किस्मत चमकने पर इस दुनिया में कुछ लोग जलते हैं तो कुछ लोग ध्यान नहीं देते, पर ये करे चाचा सच में इस शरीर के मालिक के लिए, उस बच्चे के लिए जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था, दिल से खुश थे। गौरव का दिल अंदर से नरम और भरी हो गया और उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर अगली ही तीसरे पाल उनकी वो मुस्कुराहट वहीं जम गई, क्योंकि करे चाचा ने खुशी के तुरंत बाद ही एक और सवाल दाग दिया। कौन से भगवान? गौरव, सही बात है, कौन से भगवान? नियम के हिसाब से उनकी ये इलाज करने की शक्ति तो किसी औषधि या इलाज के देवता की होनी चाहिए थी, तो फिर कौन? धन्वंतरी, अश्विनी कुमार या चारक? पर इनमें से कोई भी सही नहीं बैठ रहा था। यहाँ आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे तो विदेशी जैसे थे, ऐसे में किसी इंडियन देवता का नाम लेना बड़ा अजीब लगता। या फिर अनजान विदेशी शक्तियों का नाम लिया जाए जिनके बारे में उन्होंने कभी सुन रखा था। नहीं, ये एक अलग ही दुनिया है और यहाँ के अपने असली भगवान हैं। ऐसा कौन सा भगवान होगा जिसके पास जाना आसान हो, और अगर मैं बिना सोचे समझे उनका नाम लूँ तो वो गुस्से में मुझे कोई सज़ा ना दें? वक्त बहुत कम था और जवाब तुरंत देना था। आखिर किस भगवान पर यह पूरा नाम मदा जाए? जवाब चाहिए था और मामला बड़ा गंभीर था। गौरव नॉर्मा के इस नए रूप ने तेजी से इस शरीर की पुरानी यादों को खंगाला। असरामपुर शहर में कुछ मंदिर एक युद्ध के देवता का मंदिर, एक प्रकृति की देवी का मंदिर, कुदरत के भगवान। रुको, क्या वहाँ कुदरत के भगवान का कोई मंदिर नहीं था? और इन सभी भगवानों का क्या काम था? किस देवता का गुस्सा थोड़ा कम था? वाहन के पुजारी लोग कैसे थे? धत तेरे की, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उन्हें बस इस वक्त अपने सर में एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था। गौरव ने बिना सोचे समझे अपना हाथ पीछे बढ़ाया और उन्हें अपने सर के पीछे एक सूजन महसूस हुई जो थोड़ी गीली थी, जैसे खून लगा हो। उनकी सांस अचानक रुक गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। सर पर चोट लगी है, याददाश्त चली गई। सही बात है, मेरे बेहोश होने से पहले आखिर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या ये सर पर झटका लगने की वजह से पुरानी बातें भूल जाने की बीमारी है? क्या मेरे दिमाग के अंदर खून बह रहा है? क्या मैं